T is 5 more than S, S is 3 less than R, R minus 3 लिखेंगे, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। What is T when R is 3? बहुत आसान सवाल, R की जगह पे 3 पुट करेंगे, S आ रहा है 0, तो पहली इक्वेशन जो है उसमें S की जगह पे 0 पुट कर देंगे, T आ जाएगा 5। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, डी डॉग आंसर। After 21 students were added to a class, there were 4 times as many students as before. Students में 21 लोग और डाल दिए, अब ये 4 टाइम्स हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। मैं स्टूडेंट्स को अज्यूम कर रहा हूं S, तो अगर मैं स्टूडेंट्स में 21 और डाल दूं, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। इसकी मैथ कर लेंगे, S की वैल्यू आ रही है 7, यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास बिफोर द एडिशन, यानी कि ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 है, बी बॉल हमारा जवाब है। A certain fraction is equals to 1/3, दोनों तरफ x लगा दीजिए। If 1 is subtracted from the numerator and denominator is divided by 2, the resultant fraction is 1/2। किसी भी फ्रैक्शन को एज अ वैल्यू यूज करना हो आप x लगा सकते हो। और देखो मेरी इक्वेशन कितनी आसान हो गई, ठीक है, न्यूमरेटर से 1 माइनस करा, डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय 2 करा, रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2x minus 2 is equals to 3x/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4x minus 4 is equals to 3x, x की वैल्यू आ रही है 4। जज्बाती होके x की वैल्यू 4 नहीं मार्क कर दीजिएगा। What is the denominator of the original fraction? अच्छा, ओरिजिनल फ्रैक्शन ये था, इसका डिनोमिनेटर चाहिए, तो 3 4 = 12। वो हमसे कुछ भी मांग सकता था, ओरिजिनल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, चेंज होने के बाद न्यूमरेटर, कुछ भी मांग सकता था। उसने हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मांगा, तो हमारा आंसर हो गया 12। डी डॉग हमारा जवाब है। क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स हैड एन एवरेज ऑफ 92 पॉइंट्स आउट ऑफ अ पॉसिबल 100। If 10 students had a perfect score, what is the average of the remaining students? 30 लोगों की एवरेज है 92, इनमें से 10 लोगों का परफेक्ट स्कोर है, तो बाकी 20 लोगों का स्कोर एवरेज क्या होगा? ध्यान से देखेंगे, 10 लोगों का एवरेज स्कोर 100, रिमेनिंग 20 लोगों का एवरेज स्कोर x, टोटल 30 की एवरेज हो गई 92। क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 + 20x, अच्छा जी, 92 का मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 2760। 20x इज इक्वल्स टू 1760, 0 से 0 कटा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 176 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 88। तो 20 स्टूडेंट्स का, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एवरेज है C 88। There are a total of S seats in a movie theater. During a certain week, there were a total of V viewings at the theater. S seats हैं, total V viewings हुई हैं, with an average of T tickets unsold for each viewings. Which of the following represents the total number of tickets that were not sold during the week? तो अगर उसने मुझसे ये पूछता कि कितनी सोल्ड हुई है, S सीट्स हैं, T अनसोल्ड है, तो अगर वो ये है अनसोल्ड, तो अगर वो मुझसे सोल्ड पूछता, सोल्ड, तो मैं S - T करता। लेकिन क्योंकि उससे मुझसे डायरेक्टली वन नॉट सोल्ड पूछा है, तो V × T मेरा आंसर हो जाएगा। क्या वजह है? V दफा मूवी लगी है और ऑन एवरेज हर व्यूइंग में T अनसोल्ड थी, यानी कि टोटल VT टिकट्स थी जो अनसोल्ड थी। डी डॉग हमारा जवाब है। The mod of a set of 4 positive integers is 7. 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का मॉड 7 है। What is the least possible? Least possible sum of these 4 integers. अब क्योंकि मुझे least possible निकालना है, तो 2 वैल्यूज को मैं 7 लूंगा और बाकी 2 को क्या लूंगा, यही सारी गेम है। ठीक है, मुझे लीस्ट पॉसिबल लेकर आना था, तो भाई 2 तो 7 मुझे लेने ही लेने हैं, वो तो कोई इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। अब बाकी 2 क्या लूं? अब लोग गलती क्या करते हैं, दोनों को 0 ले लेते हैं, दोनों को, एक को 0 एक को 1 ले लेते हैं। देखिए पॉजिटिव है तो 0 तो नहीं हो सकता, पहली वैल्यू 1 हो गई। अब एक बहुत मशहूर गलती ये होती है, लोग इसको भी 1 ले लेते हैं। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? देखिए अगर मैं 2 दफा 1 ले लूंगा तो मेरा मॉड 7 नहीं रहा, 7 और 1 दोनों हो गया।
तो इस चीज को काउंटर करने के लिए अगर मैं एक दफा 1 ले चुका हूं तो अब 1 के बाद जो लीस्ट नंबर है वो 2 है, इस वजह से मेरा अगला नंबर होगा 2। तो 7 7 1 2 ये मेरी 4 वैल्यूज हो गई और इनका सम हो गया 7 + 7 14 + 1 15 + 2 17। इन 4 वैल्यूज का मेरा सम हो गया 17 सी कैट। In the equation p equal to 5p divided by c square, what is the value of c when p equal to 9 and b equal to 20? तो पुट करा दें, p की जगह पे 9 आ गया, 5 b की जगह पर 20 आ गया, डिवाइड बाय c स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो c स्क्वायर 5 टाइम 20 तो 100 हो गया, डिवाइड बाय 9, c की वैल्यू निकालनी है तो अब आप जबानी भी बता सकते हो, ये हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। तो c इज इक्वल टू 10/3. The right answer is C. If n equal to 3, what is the value of 2 raised to power 2n plus 1? तो 2 raised to power 2 n की जगह पे 3 plus 1, तो 2 raised to power 6 plus 1, अब 2 की पावर 6 क्या होता है? तो 2 की पावर 3 8 होता है। मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ये सिर्फ बताना है, वरना जिनको पता है वो डायरेक्ट, तो 8 8 64 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 64 + 1 दिस इज इक्वल टू 65, राइट आंसर इज डी। x स्क्वायर + y इक्वल टू 9, x स्क्वायर - y इक्वल टू -1। देन हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कर सकते हैं x स्क्वायर + y इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर - y इक्वल टू -1। हम यूं भी करते हैं, पहले x की निकाले, लेकिन क्यों निकालें, हमें तो y निकालना है। सबट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, y + y 2y, 9 + 1 10, सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू 10/2 यानी 5। If a plus b equal to 3 and ab equal to 4, then 1/a plus 1/b हमें बताना है ये क्या होगा। तो देखो a + b = 3 है, मैं क्या करता हूं, यहां से ए बी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी ए बी से डिवाइड करूंगा, तो ये इसको ब्रेक कर लो। ये थोड़ा टेक्निकल है, वरना लोग पहले वैल्यू निकालते हैं, मैंने इसको यूं कर लिया, ये 3 हो गया, ए बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये 4 हो गया। ये सिंप्लीफाई करो तो 1/b, इसे सिंप्लीफाई करो 1/a इक्वल टू 3/4, कुछ भी नहीं करना, राइट आंसर इज ए। The weight of a bag of bricks plus 1/4 of its weight is 25 pounds. How much does the bag of bricks weight in pounds? तो मान लो कि weight of bag को W कह दो, प्लस 1/4 of W इक्वल्स टू 25 पाउंड हो गया। एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4W + 1W इक्वल्स टू 25 हो गया। 5 टाइम्स W इक्वल टू 25 × 4, 25 × 4 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 20। तो वेट जो बैग को पूछा है, हाउ मच डज द बैग ऑफ ब्रिक्स वेट इज पाउंड, तो कितना होगा 20, राइट आंसर इज डी। इफ a/b is a fraction whose value is greater than 1, which of the following is a fraction whose value is always less than 1? तो अगर हम ऑप्शन से ऐसे कर लेते हैं, कोई भी है, तो यहाँ देखें a/b, तो ऑप्शन देखें b/a लाजमी तौर पर, यानी a/b ग्रेटर देन 1 है, जैसे 3/2 ले लिया। तो ऑप्शंस में देखें b/a जो होगा वो 2/3 होगा, यानी रेसिप्रोकल हमेशा जो होगा वो फिर 1 से छोटा ही होगा, तो राइट आंसर सी। वरना आप करके देख लें, अगर यहाँ है 3/2 × 3/2, तो ये बनेगा 9/4 बढ़ गया। यहाँ लिख लें तो ये जरूरी नहीं, ऑलवेज नहीं, कोई बड़ा नंबर ले लूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया 37/2 फर्ज कर लें, तो मैं अगर a/b लेता हूँ तो 1/3 × 37/2, तो 37/6, ये भी देख लें 1 से बड़ा ही है। और ये तो हर हालत में इसी को ही ले लें, 3 × 3/2, तो ये बनेगा 9/2, तो हर हालत में। लेकिन b इसका जब भी हम लेंगे वो रेसिप्रोकल ये लेते, तो ये लेते 2/37 या ऑनवर्ड, सी इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वैल्यू टू 8। तो 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आंसर आएगा, तो बहुत दूर है, ये हो नहीं सकता। इसी तरीके से 2 को 0.4 से तो ये 0.8, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो सी है या डी है, इन दोनों में से एक लिख लेते हैं। इसको ही अगर करके देखते हैं 2.6 इंटू 2.6, अगर आपको याद है 26 का स्क्वायर तो ये होता है 676 यानी 6.76, तो एक तरीन ये आया। इसको अगर देखें 3.92 इंटू 2.03, तो 3 2 the 6, 3 9 the 27, कैरी 2, 3 3 the 9 plus 2 11 हो गया, मल्टीप्लाई 0 0 0। एक और करेंगे तो 2 2 the 4, 2 9 the 18, कैरी 1, 2 3 the 6 1 7। अब क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है हमारा 6 7 5 9 7। पॉइंट 4 के बाद तो 7.9576, तो क्लोजेस्ट हमारा B answer. At a price of $0.82 per pound, what is the approximate cost of the turkey weighing 9 whole number 1/4 pound? दो तरीके हैं, या तो यूं कर लें कि आप 1 पाउंड जो है, LBS कहते हैं पाउंड को, वो है $0.82। तो हमें निकालना है 9 होल नंबर 1/4 पाउंड्स का, तो हम क्या करेंगे 0.82 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 9 30, 37/4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.428 और तकरीबन पॉइंट, बल्कि पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर करने तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 0.82 इंटू 37/4। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास हो गया 82 डिवाइड बाई 100 इंटू 37/4। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 41। अब 41 को 37 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे लिख दें 40 + 1, या यूं भी कर लें और आसान हो जाएगा। 41 को 37 से करना है तो 40 - 3 कर दो, ये 0 आ गया, 4 1 4, 4 4 16, -3 1 3, 3 4 12 हो गया। अब अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो आप खुद देख लें कि 10 कैरी ले लेंगे तो 10 हो गया। 10 में से आप अगर माइनस करते हैं, यहाँ 10 यहाँ 3, तो 10 में से 3 गया 7 बचेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और यहाँ 6 में से 1 गया 5, तो यह आ गया 1517 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2। अब 2 से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो 2 7 2 से डिवाइड कर 2 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 8.5 डिवाइड बाय 100 यानी 7.585 है, तो तकरीबन आंसर 7.6। राइट आंसर इज सी। The mean of three numbers is 32. X plus y plus z divided by 3 is 32. अब क्योंकि mod 30 है तो भाई mod 30 है तो कम से कम दो नंबर 30 होंगे। अच्छा, तीनों 30 इसलिए नहीं हो सकते कि अगर तीनों 30 होते तो मीन भी 30 हो जाता। तो ये हो गया 96 - 60, तो जो तीसरी वैल्यू है वो 36 आ रही है। लेकिन उसने मुझसे लार्जेस्ट वैल्यू या तीसरी वैल्यू नहीं पूछी, उसने मुझसे मीडियन पूछा है। तो दो 30 हैं, तीसरी 36 आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मीडियन होगा वो सेंटर वैल्यू 30 होगा, यानी कि ए एप्पल मेरा आंसर हो गया। Suppose m is the median of the 9 number which are 27, 33, 16, 18, 8, 16, 29, 16 and m. Which of the following could be the value of m? इनमें से। अब इसको अरेंज करें, मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू। अब सपोज m जो है वो मीडियन है, यानी बिल्कुल बीच में आना चाहिए। अब 9 है तो इधर 4 होंगे, उधर भी 4 होंगे। अब छोटी वैल्यू यहां से छोटी, सबसे छोटी 8 है, उससे बड़ी हमारे पास 16 आ गई। 1 2 3, 1 2 3।
अब लाजमी तौर पर अब m मीडियन है तो इधर से हटा नहीं सकते, तो अब 4 उधर जाएंगे। उधर जो 4 बच रही हैं वो बन रही है 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, 29 आ रहा है और 33 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि m जो है वो इनके बिटवीन होगा। क्या क्या हो सकता है 16 और 18 के, तो 16 भी हो सकता है क्योंकि वो भी मीडियन है, 17 भी हो सकता है वो भी सेंट्रल में हो सकता है, और 18 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी मीडियन यहाँ पे हम ले सकते हैं जो सेंट्रल वैल्यू होगी। तो राइट आंसर होगा डी। तो देखो अब हमारे पास ऐसा अगर कहीं सवाल आ जाए तो मीन आपको याद होगा छोटी क्लास में कहते 3 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन हमारे पास है 65 प्लस माइनस 3 इंटू 5। हम लिख सकते हैं 65 प्लस माइनस 15। अब हमारे पास अगर मैं इसको करूं तो 65 माइनस 15 टू 65 प्लस 15, तो ये बनेगा 50 और ये बनेगा 80। तो हमारी रेंज होगी 50 to 80। राइट आंसर इज डी। द सम ऑफ द 3 consecutive odd integer is 45, the middle number is। तो मान लें ऑड इंटीजर है तो फर्स्ट इंटीजर x हो गया, सेकंड x प्लस 2 होगा, थर्ड x प्लस 4 होगा, यानी दो का फर्क होता है ऑड नंबर में। तो इन तीनों का सम x, x प्लस 2, x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 45। तो x प्लस x ये 3x हो गया, 2 प्लस 4 6 इक्वल टू 45। तो 3x इज इक्वल टू 45 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 39। x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 3 यानी 13 आ गया। तो हमारे पास x 13 हो गया, दूसरा 13 प्लस 2 15 हो गया, 13 प्लस 3 17। तो उसने हमसे पूछा कौन सा मिडिल नंबर, तो ए इज द राइट आंसर। Find the number of all the consecutive even integer from -14 to x inclusive if the sum of these number is 34। यानी हमें वो टोटल तादाद बतानी है कि जिनका सम जो है। तो एक बात तो याद रखें, नेगेटिव नंबर है अगर मैं करूँगा और सम हमारा पॉजिटिव है तो पहला काम तो ये होगा कि -14 इवन नंबर लिखने हैं। तो सारे कहाँ तक के इवन नंबर का जो सम है वो पहले तो 0 ले जाता हूँ, प्लस 14 तक, ये तो सारे 0 हो गए। अब इसके बाद मुझे चाहिए सम 34 करना, तो इसके बाद मेरे पास 16 आ गया तो सम 16 होगा, यहाँ तक का सम तो 0 होगा। देख लेते हैं, -14 -12 -10 -8 -4 -2, सॉरी -6 रह गया, -6 -4 -2 0 +2 +4 +6 +8 +10 +12 प्लस ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं, 14। यहाँ तक का सम तो 0 ही आ रहा है। इसके बाद मैंने एक 16 ले लिया, 16 के बाद 18 और 16 और 18 का अगर सम करता हूँ तो ये 34। तो इनको भी ऐड यहाँ करेंगे, 16 भी आएगा और 18 भी आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 राइट आंसर है। हम वो लोग 0 भूल जाते हैं, वो ये कहते हैं कि बस ये इतना और वो इतना, तो ख्याल कीजिएगा 0 इवन नंबर में काउंट